और आइए, ये भारत की बात है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले पर अब बेशर्म सियासत हो रही है। फोन नहीं उठाया लेकिन उनको बताया। ये उनको कौन है? ये जो महिला की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे थे, यानी कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं। 1 2 3 4 5 किस तरह से ये जो प्रदर्शनकारी है, ये यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला इधर से चल रहा है और उधर आप देख रखे हैं कि सड़क के इस पार बिल्कुल करीब तक जो ये लोग हैं, जो ये प्रदर्शनकारी हैं, ये पहुंच गए थे। और आप ये देखिए कि ये पल पल की जो जानकारी है वो कांग्रेस की महासचिव यानी कि प्रियंका गांधी को जानकारी दी जा रही थी। लेकिन क्यों दी जा रही थी? प्रियंका गांधी आखिर ऐसे कौन से संवैधानिक पद पर है या ऐसी कौन सी जिम्मेदारी उनको दी गई है कि चन्नी जो है मुख्यमंत्री पंजाब के, वो सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रियंका गांधी तक पहुंचा रहे थे। आखिर ये बेशर्म सियासत क्यों हो रही है? एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, आखिर उसे फॉलो क्यों नहीं किया गया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठते हैं। लेकिन आइए अब थोड़ा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये बेशर्म सियासत हो रही है। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर यह बेशर्म सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री चन्नी ने फोन तक नहीं उठाया था जब जेपी नड्डा ने उन्हें बार बार फोन किया। बीजेपी के अध्यक्ष ने सुरक्षा में सेंध के बीच फोन नहीं उठाया गया, लेकिन प्रियंका गांधी को सुरक्षा में सेंध पर जानकारी जरूर दे दी गई। प्रियंका गांधी के पास ऐसा तो कोई भी संवैधानिक पद नहीं है, फिर आखिर किस बिना पर, किस आधार पर उनको ये जानकारी दी जा रही थी? क्योंकि प्रियंका को जानकारी देने पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी अटैकिंग मोड में है क्योंकि बेहद ही गोपनीय जानकारी ये होती है। प्रधानमंत्री से जुड़ा ये मुद्दा है, राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा ये मुद्दा है। फिर सीएम चन्नी ने संवैधानिक दायित्व आखिर क्यों नहीं निभाया? फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे थे पीएम, बजाय इसके कि कुछ किया जाता। आप यहां प्रियंका गांधी को इस बाबत जानकारी दे रहे थे, लेकिन सवाल तो ये है जो बार बार खड़े हो रहे हैं कि प्रियंका गांधी को ये जानकारी क्यों दी जा रही थी? किस हैसियत से प्रियंका गांधी को ये जानकारी दी जा रही थी? क्या किसी तरह की कोई मजबूरी थी? क्या प्रधानमंत्री से ऊपर गांधी परिवार है, फैमिली फर्स्ट है? ये रिपोर्ट देखिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी। जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक पर प्रियंका गांधी को जानकारी। आखिर प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री चन्नी ने जानकारी क्यों दी? प्रियंका किस संवैधानिक पद पर हैं जो उन्हें यह संवेदनशील जानकारी दी गई? यही वो सवाल हैं जिन पर सीएम चन्नी घिर गए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर सीएम चन्नी बार बार बयान बदल रहे हैं, लेकिन प्रियंका को इस बेहद गोपनीय और अति संवेदनशील मामलों की जानकारी शेयर करने पर चन्नी पर सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर सुनिए सीएम चन्नी ने क्या कहा। पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी। जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। लेकिन 20 सितंबर 2021 को चन्नी ने सीएम बनते वक्त जिस गोपनीयता की शपथ ली थी उसको भी भूल गए। मैं चरणजीत सिंह चन्नी ईश्वर दी सौं चुकदा हाँ कि मैं जो कोई मामला पंजाब राज दे मुख्य मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लियांदा जावेगा। सीएम चन्नी को संविधान और कानून की मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा। जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा, तब चन्नी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन तक नहीं उठाया। तो सवाल यह है कि आखिर प्रियंका को यह बेहद गोपनीय जानकारी सीएम क्यों शेयर कर रहे थे, जबकि प्रियंका किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है? सवाल यह कि क्या सीएम चन्नी शपथ भूल गए थे, अपनी जिम्मेदारी भूल गए थे, अपने संवैधानिक दायित्वों को ताक पर रख दिया था? क्योंकि चन्नी ने ईश्वर की शपथ लेते हुए कहा था, मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भले ही चन्नी पद और गोपनीयता की शपथ भूल गए हों, लेकिन बीजेपी चन्नी को इसकी याद दिला रही है। बीजेपी ने पूछा है कि आखिर प्रियंका के पास कौन सा संवैधानिक पद है जिसकी वजह से चन्नी ने उनसे जानकारी शेयर की। चन्नी ने पीएम की सुरक्षा को लेकर प्रियंका को लूप में आखिर क्यों लिया? प्रश्न उठता है कि आखिरकार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रियंका वाड्रा जी को प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा जैसे
एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मसला पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे? ये तो प्रियंका वाड्रा जी का विषय नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अर्थात किसी संवैधानिक पोजीशन पे तो नहीं है। इस पूरे मसले में गांधी परिवार को अपनी सफाई देनी चाहिए। मोदी जी से नफरत करते करते ये लोग अपने संवैधानिक दायित्व और जिम्मेदारी को भी भूल गए हैं, क्योंकि चन्नी जी एक कठपुतली हैं और इस कठपुतली के धागे सोनिया गांधी जी की उंगलियों में हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रियंका वाड्रा गांधी हैं कौन जिनसे आप अति गोपनीय जानकारी साझा करें? चन्नी के बयान पर बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर किरकिरी होने के बाद अब अजीबोगरीब दलील पेश कर रही है। देखिए, वैसे ये तो कोई राजनीतिक चर्चा हुई होगी, क्या चर्चा हुई है क्या नहीं हुई है तो मुख्यमंत्री जी बेहतर बताएंगे। अब ये जाने बगैर कि किस तरीके की जानकारी दी, क्या दी, आप फिर उसमें कूद कर उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो सुना आपने कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो किस तरह की बयानबाजी, किस तरह के कुतर्क दे रहे हैं, लेकिन इस बयानबाजी से चन्नी की न केवल पूरी पार्टी बल्कि पूरा जो कांग्रेस परिवार है वो सुरक्षा के घेरे में है, वो सवालों के घेरे में है। सवाल यहां पर कुछ जो होते हैं पैदा, वो ये कि सीएम चन्नी ने प्रियंका को आखिर जानकारी क्यों दी? क्या प्रियंका ने सुरक्षा में सेंध की कोई जानकारी मांगी थी? गांधी परिवार आखिर अब तक चुप क्यों है? प्रियंका कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगी? कब आगे आकर वो इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगी? और जहां तक राहुल गांधी की बात करें तो राहुल ने अब तक कोई बयान इस पर क्यों नहीं दिया है? क्या चन्नी को आला कमान से आदेश मिल रहा था और वो उसी को फॉलो कर रहे थे? क्या सुरक्षा में सेंध की ये जो स्क्रिप्ट है वो किसी और ने तय की थी? अगर चूक ये नहीं थी जैसा कि चन्नी ने कहा था, तो फिर डीजीपी, एसएसपी को क्यों हटाया गया? क्यों ये तबादले किए गए? और बार बार आखिर क्यों अपने बयान बदल रहे हैं चन्नी? अब जब हम ये कह रहे हैं कि बार बार अपने बयान बदल रहे हैं चन्नी, तो आइए उन बयानों को भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं कि क्या पहले कहा और अब बाद में क्या कुछ कह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। रूट प्लान नहीं था, अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है, कोई किसी तरह का खतरा नहीं सी। गल सिर्फ इन्नी है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे, उन्होंने उत्थे रैली करनी सी, किसाना ने रैली ਨੂੰ रोकने वास्ते आले दाले बंदे लगा दिए। हमने उन बंदे को उठा दिया, सबको रात को उनको मना लिया, यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार? तो मैं कहते कहते भी थक गया हूं कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूं अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। तो सुना आपने चरणजीत सिंह चन्नी को कैसे एक एक करके वो अपने बयान बार बार बदल रहे हैं, लेकिन इस सुरक्षा में सेंध पर किस तरह का संग्राम मचा हुआ है और किस तरह की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, आइए हम आपको वो दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमित मालवीय की। वो ये कहते हैं कि सीएम चन्नी ने पुष्टि की है कि उन्होंने प्रियंका को पीएम की सुरक्षा में जो चूक हुई है इसके बारे में जानकारी दी थी। क्या वो रिपोर्ट कर रहे थे कि वो किसी लक्ष्य से, अपने टारगेट से कैसे चूक गए हैं? इनके अलावा अगर हम बात करें पीयूष गोयल, तो पीयूष गोयल का भी इसमें एक प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर गांधी परिवार के प्रति जो अपनी चाटुकारिता है उसका प्रदर्शन किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक गैर संवैधानिक प्राधिकरण को ब्रीफिंग की है। सवाल यह है कि पीएम की सुरक्षा से समझौता करने वाली पूरी साजिश आखिर रची किसने? इधर सरदार आरपी सिंह की अगर बात करें तो उनका भी रिएक्शन इस पर आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने एसपीजी के जो संकटपूर्ण टाइम पर जो कॉल उन्होंने किया, वो संकटपूर्ण कॉल लेने से इनकार कर दिया। सुरक्षा चूक पर बजाय वो माफी मांगने के लिए पीएम को फोन तक नहीं किया, लेकिन मुसोलिनी पार्टी के मुख्यालय में थर्ड इन कमांड को ब्रीफ करने का उनके पास खूब समय है। तो आप ये देखिए कि किस तरह से
जो संग्राम है इस पर हो रहा है। लेकिन बीजेपी की जहां तक बात करें तो वो पूरी तरह से अटैकिंग मोड में है, वो इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता, जरा ये भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले की निगरानी कर रहा है, तब आप ऑफिशियल एजेंसीज और ऑफिशियल इंक्वायरी को बताने के बदले पारिवारिक पद पर आसीन एक पार्टी की नेत्री को ये सारी ब्रीफिंग दे रहे हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान की तोपों के 20 किलोमीटर अंदर लाकर खड़ा कर दिया। बेशर्म मुख्यमंत्री जिनसे आज तक जवाब नहीं दिया गया। और मैं हैरान हूं कि वो प्रियंका गांधी जी को रिपोर्ट कर रहे हैं। किस हक से वो प्रियंका गांधी जी को एक मुख्यमंत्री ब्रीफ कर रहा था? प्रियंका गांधी कौन से संवैधानिक पद पे है? तो मुझे लगता है सभी संवैधानिक पदों का मजाक उड़ाने का कार्य कांग्रेस की सरकारें और पंजाब की सरकार कर रही है। तो सुरक्षा में सेंध संयोग नहीं है, दरअसल ये प्रयोग है, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। लेकिन देश भर में ही ये निंदा नहीं हो रही है, बल्कि देश से बाहर भी ये निंदा हो रही है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि पंजाब का विकास किसने रोका? नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हैं और वो एक राज्य के नहीं है बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। दुखद है कि उनकी सुरक्षा के इतने कमजोर बंदोबस्त किए गए हैं कि भीड़ ने योजनाबद्ध तरीके से पीएम का रास्ता रोका और उन्हें जनसभा में जाने और लोगों के बीच जाकर उनसे बात करने से रोका गया। पंजाब के लिए मोदी जी ने जो किया वो किसी पीएम ने नहीं किया। उन्होंने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया। उन्होंने अपने दायरे से बाहर जाकर सिख गुरुओं की शिक्षा और जीवन को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव की जयंती के मौके पर पंजाब के किसानों का सम्मान करते हुए 3 कृषि कानून खत्म करने का निर्णय लिया। पंजाब के लोगों को इन कानूनों को खत्म करने के लिए मोदी के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और जिन लोगों ने पीएम मोदी को रोकने की कोशिश की, बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के लोगों को कई सौगातें दरअसल देने के लिए आए थे और पीएम के दौरे में रुकावट डालकर उन्होंने पूरे पंजाब के विकास को रोका है। दरअसल ये कहना है ब्रिटिश सिख एसोसिएशन का। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि किस तरह से न केवल देश में बल्कि देश के बाहर भी इसे लेकर निंदा हो रही है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से, ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इधर हम राहुल गांधी की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि अभी तक इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता, जो कि कहा जा रहा है कि भाई अध्यक्ष इनको बनाया जाए, लेकिन कहां हैं? क्यों आखिर अब तक कुछ इस पर नहीं बोले हैं? ये चुप्पी क्यों? देखिए रिपोर्ट। वीर बाल दिवस पर कांग्रेस की सियासत, फैसले को बताया पीएम मोदी का डर। डरे हुए हैं पंजाब के लोगों से। 26 दिसंबर को मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है, जिसे लेकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता इस मामले पर सियासत करने में जुट गए हैं। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने इस फैसले को पीएम मोदी का पंजाब से खौफ बता दिया। प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। उन्होंने बगैर सोचे समझे पंजाब के किसानों पर इल्जाम लगा दिया कि उनसे उनकी जान को बड़ा खतरा था, उसे कंपनसेट करना चाहती। डरे हुए हैं पंजाब के लोगों से। हालांकि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री के फैसले की जमकर तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय का स्वागत है। साहिबजादों द्वारा भारी दमन के तहत दिखाया गया साहस अद्वितीय है और दुनिया भर में हर किसी को उनके सर्वोच्च बलिदान के बारे में पता होना चाहिए। इस दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। वहीं बीजेपी के नेता भी वीर बाल दिवस के फैसले पर प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। जो आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के लिए वीर बाल दिवस देश के अंदर मनाने का संकल्प लिया। 26 दिसंबर के दिन
75 साल तक किसी ने ये नहीं सोचा देश आजाद होने के बाद कितना जरूरी है हमारे बच्चों तक ये इतिहास पहुंचना। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। आने वाली पीढ़ी को शौर्य के लिए प्रेरित करने के लिए स्वाभाविक तौर पर 26 दिसंबर को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वीर दिवस मनाने का, वीर बालक दिवस मनाने का की जो घोषणा की है वह स्वागत योग्य है। तो आप ये देखिए कि जहां एक तरफ इसकी हर तरफ स्वागत किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस इस पर भी सियासत कर रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट इस पर किया, माता गुजरी श्री गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता और आदर्श लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। वो अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो समावेशी और सामंजस्य पूर्ण हो। अधिक से अधिक लोगों को इनके बारे में जानना समय की आज जरूरत है। तो ये नरेंद्र मोदी ने जो वो ट्वीट किया, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे। चलिए अब किस तरह से इस पर सियासत कर रही है कांग्रेस या क्या कुछ उस पर और हो रहा है, ये हम आपको यहां पर दिखाते हैं। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर जो एक बड़ा ऐलान किया गया वो ये कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ये बड़ा ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। ट्वीट आपको हमने दिखाया। इस ट्वीट में लिखा है कि साहिबजादों के साहस, न्याय स्थापना की कोशिश को उचित श्रद्धांजलि है। फैसले पर गृह मंत्री शाह ने ट्वीट किया कि करोड़ों बच्चों को इससे प्रेरणा मिलेगी। पीढ़ियों तक जो बलिदान है उसे याद किया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया कि अतुल्य बलिदान के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब हर तरफ इसका स्वागत हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। चलिए अब कुछ और हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से ये एक सबसे बड़ा बलिदान है। वो बलिदान क्या है? गुरु गोविंद सिंह के परिवार ने शहादत दी, धर्म रक्षा के लिए परिवार को कुर्बान कर दिया। सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी। मुगलों से लड़ाई में 4 बेटे उनके शहीद हो गए। 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। 20 से 27 दिसंबर तक शहीदी सप्ताह मनाते हैं मुगल। वहीं मुगल अत्याचारी के आगे तनकर वो खड़े रहे। 26 दिसंबर 1704 को दीवार में उन्हें चुनवा दिया गया। गुरु गोविंद सिंह को एक सबक सिखाना चाहते थे वो। माता गुजरी 2 पोतों के साथ उनको पकड़ लिया था, माता गुजरी को उनके पोतों के साथ। दोनों बेटों से वजीर ने इस्लाम को कबूल करने को कहा था। बाबा जोरावर, बाबा फतेह सिंह ने इससे इनकार कर दिया। नवाब वजीर ने दोनों को दीवार में चुनवा दिया। तो ये हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि हम लगातार आपको वो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा है उसमें चूक हुई। लेकिन चलिए अब वो सुरक्षा कवच जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये देखिए रेंज रोवर सेंटिनल, ये कार आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। दरअसल कुछ इस तरह से होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सुरक्षा घेरा। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो फिर हम आपको और यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से रेंज रोवर सेंटिनल और इन तमाम कारों के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो सुरक्षा कवच है, ये जो सुरक्षा घेरा है वो रहता है। इसके अलावा हम बात करें तो BMW 7 जो है सीरीज 760 की, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हालांकि रेंज रोवर है जो आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये BMW 7 सीरीज की ये 760 जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। टोयोटा लैंड क्रूजर जो उनकी सुरक्षा कवच में होती है। अभी हम इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन वो गाड़ियां आपको हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा मर्सिडीज मैविक की अगर बात करें तो S650 भी उनका सुरक्षा कवच होती है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो सुरक्षा कवच है, ये रेंज रोवर सेंटिनल जो कार हम आपको यहां पर दिखा रखे थे कि किस तरह से ये सुरक्षा कवच में उनके रहती है। इसके अलावा BMW सीरीज की हम यहां पर बात कर रहे थे। ये देखिए, ये BMW 7 सीरीज 760। और इसके अलावा हम यहां पर बात करें तो जो टोयोटा की लैंड क्रूजर है ये भी उनके सुरक्षा कवच का हिस्सा है। इसके बाद हम नेक्स्ट अगर चेंज करें तो इसके बाद ये देखिए, ये मर्सिडीज मैविक हम आपको दिखा रहे हैं 650 जो इस वक्त ये आप यहां पर देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम आपको वो काफिला भी दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये
काफिला आपको अच्छे से याद होगा, इसी की बार बार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी। हम लगातार इस पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से उस हाईवे पर 15 से 20 मिनट तक ये जो पूरा काफिला है वो रुका रहा। लेकिन इधर हम आपको बता दें, अब जिन गाड़ियों के बारे में हम बात कर रहे थे, अब उनके बारे में थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से आपको विस्तार से बताते हैं। टोयोटा लैंड क्रूजर की हम बात करें जिसमें प्रधानमंत्री थे, चलता फिरता ये एक टैंक है, एक आर्म्ड कार है, गोलियों का कोई असर इस पर नहीं होता है, ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, शीशे बॉडी पर गोली नाकाम साबित होती है। वहीं अगर AK-47 से हमला किया जाता है तो वो हमला भी इस पर बेअसर हो जाता है। विस्फोट अगर होता है तो विस्फोट का भी कोई असर नहीं होता। इधर TNT ब्लास्ट की बात करें तो वो भी झेल सकती है ये कार। VR-10 स्तर की जो सुरक्षा है वो दरअसल इसमें होती है। विशेष धातु से इसकी जो बॉडी है पूरी वो बनी हुई है। पूरी तरह से बख्तरबंद कार ये है। हैंड ग्रेनेड की अगर बात करें, अगर वो हमला कभी होता है तो ये उसे भी झेल सकती है। जी हाँ, इतना ही नहीं बल्कि माइन ब्लास्ट की अगर हम बात करें तो उस तक का असर इस पर नहीं होता है। फ्यूल टैंक ब्लास्ट इस पर नहीं हो सकता है। फ्यूल टैंक पर एक विशेष कोटिंग होती है जो कि कार में ही ऑक्सीजन सप्लाई होती है। इसके अलावा टायर पंचर इसका नहीं हो सकता है। एक कस्टमाइज कार ये है, सुरक्षा के लिहाज से ही इसे डिजाइन किया गया है। चलिए, अब ये हमने आपको दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार के बारे में। अब हम जो बाइडेन यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर बात करें तो उनकी किस तरह से काफिला होता है या उनकी किस तरह से कार होती है ये देखिए। और अब हम इसकी तुलना भी यहाँ पर करेंगे, लेकिन ये कार आप यहाँ पर देख लीजिए, ये काफिला आप देख लीजिए। आइए अब हम बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कार की, कि आखिर उनमें क्या कुछ खासियत होती है। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कार है, शीशों पर गोलियां बेअसर हो जाती है। ये द बीस्ट की हम बात कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बारूदी सुरंग है उस पर धमाका बेअसर हो जाता है। गैस हमलों से ये कार महफूज रखती है। कार में ऑक्सीजन सप्लाई है। आगे अगर आंसू गैस है, ग्रेनेड लॉन्चर भी इसमें है, और अगर सीधी टक्कर हो तो भी कोई असर नहीं होता है। दरवाजे अगर बंद हो तो 100% वो सील है। कार के अंदर सैटेलाइट फोन भी होते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। लेकिन अब चलिए हम आपको दिखाते हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार। ये देखिए, ये कार को आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और इसकी क्या कुछ खासियत है आइए जरा हम ये भी आपको बताते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें पुतिन की कार की, जो कि है ऑरस सीनेट, गोलियां असर नहीं करती है, आंसू गैस की तोपें लगी हैं, रासायनिक हमला अगर होता है तो उसका भी कोई असर नहीं होता, ऑक्सीजन सप्लाई टैंक मौजूद है, पानी में ये नहीं डूब सकती है, पानी में गिरते ही ये कार तैरने लगती है। तो ये वो तमाम कुछ खासियत है जो हम आपको दिखा रहे थे। वो यहाँ पर चाहे बात हो जो बाइडेन की या फिर पुतिन की बात करें या फिर मोदी के पास जो कार है। चलिए, अब ये भारत की बात है में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओमाइक्रॉन की। किस तरह से ओमाइक्रॉन अपना कहर बरपा रहा है और किस तरह से महामारी पर आज महामंथन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज जब बैठक हुई और उस बैठक में आखिर कौन कौन मौजूद था। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को भी आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश पर कोई संकट आता है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री एक कप्तान की तरह, एक कप्तान की भूमिका में आगे आ जाते हैं। और इस पर आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह को भी आप यहां पर देख पा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें मनसुख मांडविया, वो भी यहां पर थे और तमाम जो और अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। क्या कुछ मंथन हुआ, आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ कड़े फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी पर मोदी का महामंथन, कोरोना पर एक्शन में पीएम मोदी। पीएम मोदी ने की इमरजेंसी मीटिंग। जब देश मुश्किल में हो तो मोदी सबसे आगे खड़े होते हैं। जब देश के हालात बेकाबू हो तो प्रधानमंत्री सबसे आगे डटे रहते हैं। सरहद पर सेना का मनोबल हो या फिर देश में कोरोना का कहर,
प्रधानमंत्री मोदी मोर्चा खुद संभालते हैं। देश में कोरोना एक बार फिर बेकाबू होता जा रहा है। मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। ऐसे में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कैप्टन की तरह मोर्चा संभाल चुके हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तरह इस बार भी कोरोना के खिलाफ कमान प्रधानमंत्री ने खुद संभाल ली है। कोरोना के हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल बैठक की। समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आईसीएमआर के डीजी समेत कई अधिकारी शामिल हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 22 दिसंबर और 26 नवंबर को कोरोना के हालात की समीक्षा कर चुके हैं। दोनों ही मीटिंग में पीएम ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया था। उन्होंने दवाइयों और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर भी निर्देश दिए थे। और एक बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है। हम आपको बता दें कि कोरोना पर बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में जो स्वास्थ्य सेवा है उसकी समीक्षा की गई। ये कहा टीका अभियान की क्या तैयारी है उसे लेकर उन्होंने समीक्षा की। साथ ही साथ 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन जो युवा हैं साथ ही साथ उन पर भी चर्चा की गई है, जिनके लिए 3 जनवरी से इसी साल वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हुई है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महामारी पर महामंथन किया। जिस तरह से देश में मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसे लेकर जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं और अब आगे किस तरीके से आगे बढ़ा जाना है और साथ ही साथ तीसरी लहर से किस तरह से निपटना है उसे लेकर ये महामंथन हुआ, उसे लेकर ये महा बैठक हुई। अब आइए हम आपको मैप के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां पर कितने मामले हैं जो नए कोरोना केसेस आ रहे हैं सामने। सबसे पहले हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो 22,000 से ऊपर मामले यहां देखे जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है जहां पर 44,388 मामले अब तक सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7,695 मामले यहां कोरोना के आए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 1,413 यहां एक्टिव केस है। इनके अलावा अगर कर्नाटक की बात करें तो 12,000 मामले कर्नाटक में आए हैं। केरल की बात करें तो केरल में भी यह रफ्तार कम नहीं है, 6,238। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां 1,257 मामले अब तक सामने आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 687 केस यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे ज्यादा डरा रहा है वो दरअसल देश की जो माया नगरी है मुंबई, वो डरा रही है। आप देखिए कि पिछली बार भी जब हमने देखा था पहले की जो दोनों वेव थी, चाहे फर्स्ट वेव की बात कर लीजिए, ये देखिए ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये तमाम लोगों को आप देख रहे हैं सैर सपाटे के लिए पहुंचे हुए हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर नजर नहीं आती है। जब सैर सपाटे के लिए आते हैं लोग, मास्क कुछ के चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं तो कुछ के चेहरे पर नहीं दिखाई देते हैं। तो ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोगों से बार बार ये कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, हाथ बार बार धोते रहिए। अब ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल पटना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर हाल है। किसी के भी चेहरे पर आपको यहाँ पर मास्क नजर नहीं आएगा। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्यों नहीं मास्क पहना है तो वो दाएं बाएं देखने लगते हैं या फिर सीधा निकल जाते हैं। तो ये आप देखिए कि किस तरह से जो भीड़ है वो देखी जा रही है और कोई नॉर्म्स जो हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। ये भीड़ देखिए, ये भीड़ डरा रही है और ये भीड़ ये बता रही है कि बेपरवाह ये लोग यूं ही बाजारों में घूम रहे हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं। अगर ऐसे तीसरी लहर नहीं आएगी या केसेस नहीं बढ़ेंगे तो फिर और क्या होगा। आप देख रहे हैं कि कितनी, ऐसा नहीं है कि मौतें इसमें नहीं हो रही है, इसमें भी मौतें हो रही हैं। और फिर भी जिस तरह से ये लोग बेपरवाह बेफिक्र होकर घूम रहे हैं वो डरा रही है, क्योंकि ये रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा रहा है। अब आइए हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाते हैं। वहां पर आप देखिए कि वहां देश की राजधानी दिल्ली से किस तरह की, ये देखिए ये बाजारों का हाल है। यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, कोशिश कर रही है कि यहाँ पर लोगों से कहे कि भैया मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। लेकिन यहाँ पर इस भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसी को ऐसा लग नहीं रहा कि कोई परवाह है। कितनी तादाद में लोग यहाँ पर
दुकानों में खरीदारी करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहां पर लगातार इतने ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। 22,000 से ज्यादा मामले हैं जो दिल्ली में देखे गए हैं, दर्ज किए गए हैं, जो एक्टिव मामले हैं। और पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 17 मौतें भी दिल्ली में हुई है। और चलिए एक बार फिर से हम जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता देते हैं कि कहां पर कितने मामले हैं। इस मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के कितने मामले सामने आए हैं। दिल्ली की जहां की तस्वीरें आप अभी देख रहे थे, 22,000 से ऊपर 22,751 मामले यहां पर हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो ये रफ्तार डरा रही है, 44,388 मामले, सबसे ज्यादा। पिछली बार भी महाराष्ट्र से ही हमने देखे थे मामले सामने आए थे और इस बार भी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7,695 मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। उत्तराखंड की बात करें तो 1,413 मामले यहां उत्तराखंड से सामने आए हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी 12,000 मामले सामने आए हैं। केरल की बात करें 6,238 मामले सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 1,257 मामले जो सामने आए हैं। इनके अलावा हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 687 मामले जम्मू कश्मीर से भी सामने आए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। यहां पर भी कोरोना विस्फोट हुआ है। आपको बता दें कि 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है और 24,287 नए मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल से आ रही है, किस तरह यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना विस्फोट हुआ है। 24,287 नए मरीज यहां पर सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की मौत हो गई है। तो ये भारत की बात है कि आज के इस सफर में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए।